अभी तक हम लोगों ने चाइना में घटे काफी सारे ग्रुसम केसेस को देख लिया है। हेलो किटी मर्डर केस भी मौजूद था जिसमें कि उस लड़की को काफी ज्यादा भयानक तरीके से मार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके के एक केस के बारे में आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जो कि हांगकांग में घटा था। और वहां पर भी जो लोगों को मारने का तरीका था वो काफी ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन किन्हें मार दिया गया था, किसके द्वारा मार दिया गया था, और सबसे बड़ी बात क्यों मार दिया गया था, इन सारी ही चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या घटा था। तो ये सारी ही घटना घटती है 12 फरवरी 1982 को, जब चाइना के हांगकांग में एक ब्रिज बनाया जा रहा था एक नदी के ऊपर से। वहां पर काफी सारे मजदूर काम पर लगे रहा करते थे। हर रोज का उनका सिर्फ इतना ही काम हुआ करता था कि सुबह सुबह आ जाना, अपना जो कुछ भी उन्हें काम करना हुआ करता था उस काम को अंजाम देना और उसके बाद वापिस अपने घर पर चले जाना। और इन्हीं में एक व्यक्ति को खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस काम पर रखा गया था कि यहाँ पर पुल के आसपास में जितना भी कचरा वगैरह बिखर रहा है ताकि नदी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि थैली वगैरह अगर पानी में बह जाती हैं तो वो पोल्यूशन फैलाएंगी, जिसके चलते एक सफाई कर्मचारी यहाँ पर रखा गया था। उसका हर रोज का सिर्फ इतना ही काम हुआ करता था कि बाकी लोग अपने कामों पर लगे रहेंगे। उसे यहाँ पर पानी में गिरने वाले या फिर आसपास में यहाँ पर जो पन्नियां हुई या फिर कागज वगैरह हुए उन सारी ही चीजों को इकट्ठा करना हुआ करता था। मतलब कि साफ सफाई का ये यहाँ पर काम किया करता था। वो आराम से हर रोज अपने कचरे को इकट्ठा किया करता था। और जब 12 फरवरी को यहाँ पर वो पानी से कचरा उठा रहा था तभी उसकी नजर वहां पर पड़े काफी सारे बालों के ऊपर जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये सारे बाल कहां से आ गए हैं, तो वो उन बालों को उठाकर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसी टाइम वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये बाल मौजूद नहीं थे, जबकि एक सिर भी यहाँ पर मौजूद था। लेकिन सिर के नीचे जो धड़ होता है वो तो यहाँ पर मौजूद था ही नहीं। तो वो थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा पीछे हटता है और यहाँ पर काम कर रहे बाकी वर्कर्स को आवाज वो लगाने लगता है। कुछ ही देर बाद सारे के सारे वर्कर यहाँ पर आ जाते हैं और सारे ही लोग वो इकट्ठा होकर उस धड़ को देखने लगते हैं। उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आकर इस सिर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आसपास में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि इसके जो बाकी धड़ है वो कहाँ पर चला गया है और जो इसकी ऐसी हालत है इसका जिम्मेवार कौन है। तो उस सिर को देखने पर ही पहली नजर में ही समझ आ रहा था कि ये काफी दिनों से यहाँ पर पानी में रहा होगा, क्योंकि इसकी जो स्किन है काफी बुरे तरीके से गल चुकी है। तो उन्होंने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। इसके अलावा वहां आसपास के इलाकों में पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी बाकी बॉडी को ढूंढने लगते हैं। और करीबन 4 दिनों की छानबीन के बाद पुलिस वालों को एक बैग मिलता है जिसमें कि एक महिला की डेड बॉडी रखी हुई थी। उसके शरीर के सारे हिस्से उस बैग में थे सिवाय सिर के। तो वो लोग उसकी बॉडी को उठाते हैं, उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं। और इसी पोस्टमार्टम के दौरान ये बात पता चलती है कि इसके शरीर पर एक टैटू मौजूद है। बाकी तो इसकी बॉडी पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई भी ऐसी आईडी वगैरह उसकी नहीं मिली जिससे कि पुलिस ऑफिसर इस बात का अंदाजा लगा पाए कि आखिरकार ये महिला कौन है, इसके घर वालों तक वो किस तरीके से पहुंच सकते हैं। ऐसी कोई भी आईडी पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मिली थी। लेकिन जब से ये टैटू मिला था तो पुलिस ऑफिसर्स ने इस टैटू को उस टाइम न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि कुछ इस तरीके से हमें एक डेड बॉडी मिली है, उसके राइट हैंड पर ये टैटू छपा हुआ था। अगर आपकी फैमिली का कोई भी सदस्य अगर गायब है तो आप आकर इसे चेक कर सकते हैं। और इस घटना के करीबन 1-2 दिनों बाद ही 2 लोग पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जनाब कुछ इस तरीके का जो आपने टैटू भेजा था उनमें से एक तो उसका पिता है, दूसरा उसका पति अपने आप को बता रहा है। तो पुलिस वाले उन दोनों को ही अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में जाकर शिनाख्त करवाने लगते हैं। और उसकी बॉडी को देखकर उन दोनों ही लोगों ने पहचान लिया था कि ये तो 22 साल की चैंग फुन लैन है। उस आदमी ने कहा कि हाँ जनाब ये उसकी बेटी ही है। दूसरे ने पहचान लिया कि ये उसकी पत्नी ही है और इनके 2 बच्चे भी मौजूद हैं। पिछले लगभग 10-15 दिनों से ये
गायब है इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी उन्होंने दर्ज करवाई थी, लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि ये अचानक से कहां पर गायब हो गई। तो अब पुलिस ऑफिसर अब उसके पति से ही पूछताछ करने लगते हैं कि जरूर तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो चुका है, तो हो सकता है इसके पीछे तुम ही हो। तो वो उनके बारे में सारी की सारी डिटेल निकालने लगते हैं। चैंग के पति ने बताया कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहा करती थी और उसका भी मेन कारण ये है कि ये लोग गरीब हैं और इस टाइम चैंग एक क्लब में काम किया करती थी। उसका वहां पर एक और व्यक्ति के साथ चक्कर चला करता था। इस बात का इसके पति को शक था और यही कारण था कि इस बात को लेकर अक्सर इन लोगों के बीच लड़ाई होते रहा करती थी। लेकिन लड़ाई इतनी कभी भी नहीं बढ़ी कि ये इसे जान से ही मार डाले और पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात पता चलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके घर वालों ने जिस तरीके से बताया था कि ये इस क्लब में काम किया करती थी। तो पुलिस ऑफिसर उसके क्लब में भी जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने जब पता लगाया तो उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार ये 4 फरवरी को अपने काम पर यहाँ पर आई थी, लेकिन रात को इसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी और उसके बाद इसके जो कोलीग थे जो कि इसके साथ काम किया करते थे, उन्हीं ने इसे एक टैक्सी में बैठाकर घर के लिए रवाना किया था। लेकिन उसके बाद तो ना तो ये कभी घर पर पहुंचती है और वहां से तो उन लोगों ने इसे भेज ही दिया था। तो पुलिस वालों का अब पूरा ही ध्यान उस टैक्सी ड्राइवर के ऊपर जाता है जिसके साथ कि वो उस दिन टैक्सी में आई थी। लेकिन उस शहर में काफी सारी टैक्सियां थी। पुलिस वाले आखिरकार छानबीन करते तो कहां पर, और ये घटना 1982 की थी, तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये पहली घटना यहाँ पर घटी थी। इसके बाद तो इसी तरीके की काफी सारी और भी घटनाएं घटने लगती हैं। बहुत सारी महिलाएं शहर से लगातार गायब होती जा रही थी और उसके बाद उनकी कटी फटी हालत में काफी बुरे तरीके से बॉडी जगह जगह पर मिल रही थी। पुलिस वाले पूरे तरीके से कंफ्यूज कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, कहीं हमारे शहर में कोई सीरियल किलर तो नहीं आ गया है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। सीधा का सीधा उन्हें इस बारे में पता चला करता था कि शहर के इस स्पेसिफिक हिस्से में आज फिर से एक डेड बॉडी मिली है। और उसके बाद टाइम आता है अगस्त 1982 का, जब पुलिस ऑफिसर्स के पास एक कॉल आता है और उसने ये बात बताई कि जनाब मैं एक फोटो स्टूडियो में काम करता हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे कि शायद मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ उस केस को सोल्व करने में जो कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे शहर में घट रहे हैं। पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति के पास उसकी दुकान पर जा पहुँचते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उस बंदे ने पुलिस वालों को काफ़ी सारी फोटो दिखाई जिसमें कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई थी, काफ़ी भयानक तरीके से उनकी जान ली गई थी, उनके शरीर को अस्त व्यस्त कर दिया गया था। ये सारी ही चीजें वो जाकर पुलिस वालों को दिखाने लगता है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है, तुम्हारे पास ये सब कहां से आया। तो उस बंदे ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं यहाँ पर हर रोज मेरा यही काम हुआ करता था कि मुझे फोटो स्टूडियो में जितनी भी फोटो वगैरह आती हैं इनको रील से निकालना, उसके बाद इनकी फोटो अच्छे से बनाना, क्योंकि 1982 के टाइम में अगर कोई व्यक्ति फोटो खिंचवा लेता है तो यूं मोबाइल में फोटो नहीं खींचती थी, जबकि एक रील में खींचती थी। उन्हें बनवाना पड़ता था, धुलवाना पड़ता था और उसके बाद एक फोटो सामने आया करती थी और इन सारी ही चीजों को स्टूडियो में अंजाम दिया जाया करता था। तो उसने बताया कि जनाब आज जो हमारे स्टूडियो का मालिक है वो बाहर गया हुआ है और ये सारी की सारी फोटो मेरे हाथ लगी हैं, तो मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हमारा मालिक ही इन सारे कांडों को अंजाम दे रहा है। बस मुझे ये फोटो मिली तो मैंने आप लोगों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहीं पर बैठे रहते हैं, उस फोटो स्टूडियो के मालिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा तहकीकात करते हैं और जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उस स्टूडियो का मालिक भी वापस स्टूडियो में आ जाता है और उसके वहां पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बात बताई कि शहर में पिछले काफी दिनों से कुछ इस तरीके की हरकतें चल रही हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है और तुम्हारे यहाँ पर अगर स्टूडियो में फोटोज को देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी तरीके की हैं। यहाँ पर भी काफी सारी महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है, तो जरूर इसके पीछे तुम ही हो। लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो काफी सारी फोटो यहाँ पर लेकर आता रहता है, वो मुझसे ही फोटो बनवाया करता था और हमेशा मैं ही उसकी फोटो बनाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस तरीके की फोटो मैं अपने कारीगरों को दे देता हूँ तो हो सकता है ये लोग घबरा जाएं, इनके दिमाग में पता नहीं किस किस तरीके की बातें आए। दरअसल वो आदमी जो है वो एक रिपोर्टर है और यही कारण है कि वो काफी सारी ऐसी कत्ल वाली जगहों पर जाता रहता है, वहां
वहां से फोटो खींच लेता है और उसके बाद जब उसे फोटो बनवानी होती है तो वो मेरे पास लेकर आता है। बस इतनी सी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि इन सारे ही कत्लों के पीछे, जो कि पिछले काफी दिनों से हमारे शहर में हो रहे हैं, इनके पीछे मैं हूं, ये आप लोगों का सोचना बिल्कुल गलत है। पुलिस वाले एक बार तो इस बात को मान भी जाते हैं कि हो सकता है ऐसा होता होगा, लेकिन जब वो लोग वहां से जस्ट जाने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक फोटो है इसमें एक महिला को भी दर्शाया गया है और इस महिला की कुछ एक दिनों पहले ही मौत हुई है। अभी 2-4 दिन पहले तो इसकी डेड बॉडी मिली है। तो आखिरकार ये बंदा इस फोटो को भी यहाँ पर कैसे ले आया? तो इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन इस टाइम पुलिस वालों के दिमाग में थे। तो वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और उन्होंने स्टूडियो के मालिक से कहना शुरू किया कि हो सकता है इन सारे ही कत्ल के पीछे आप ना हो, लेकिन जो आपका वो रिपोर्टर है वो भी तो इन सारे कांडों को रच सकता है। तो हम लोग रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स वहां से जाते जरूर हैं, लेकिन कोई किसी होलिये में उसी दुकान के आसपास बैठ जाते हैं। कोई तो वहां पर बैठकर सब्जी बेच रहा था, कोई खाने पीने की और छोले भटूरे बेचने लग जाता है। इसी तरीके से वहां पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स बैठ चुके थे और जैसे ही शाम को 6-6:30 बजे का टाइम होता है तो एक टैक्सी आकर वहां पर रुकती है। उसमें से एक नौजवान लड़का निकलता है और वो सीधा का सीधा स्टूडियो में जा पहुंचता है। स्टूडियो में इस टाइम एक वर्कर के तौर पर भी पुलिस वाला काम पर लगा हुआ था और जैसे ही स्टूडियो के मालिक ने वो फोटो निकालकर उसके सामने रखे तो पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है। उसने सीधा का सीधा उसके सामने बंदूक तान दी और उस बंदे ने भी अपने हाथ ऊपर की तरफ कर लिए। इस टाइम बाहर जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो पहले से ही इसी ताक में थे कि आखिरकार वो बंदा कब आने वाला है। और जैसे ही उन लोगों ने दुकान के अंदर हलचल को देखा तो वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो उस बंदे ने कहा कि जनाब, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मुझे इतने बुरे तरीके से पकड़ रहे हैं? और उसके बाद पुलिस वाले जो कुछ भी जानते थे, जो कुछ भी जिस भी तरीके से उसे समझा सकते थे, वो सारी ही बातें वो उन्हें बता देता है। और उसके बाद उस नौजवान लड़के ने बताया कि जनाब, मेरा नाम तो लैमकोर वान है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरा एक दोस्त है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है और उसी ने ये सारी की सारी फोटो मुझे दी थी निकलवाने के लिए, क्योंकि हमारा जो घर का प्रिंटर है जहां पर वो नॉर्मली निकाला करता है वो पिछले काफी दिनों से खराब है। उसे ठीक करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं बन पाए थे अभी तक, तो हम लोग ये सारा काम बाहर करवाया करते थे। अगर आप लोग चाहें तो मेरे उस दोस्त से आप लोगों को मिलवा सकता हूँ, प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसे छोड़ने वाले नहीं थे, जिसके चलते पुलिस वाले उसकी टैक्सी में बैठ जाते हैं और जहां पर भी वो जाना चाहता था यही बात कहते हैं कि भाई तुम अपनी टैक्सी चला और अपने दोस्त के पास हमें लेकर चल। लेकिन अगली काफी देर तक टैक्सी घुमा लेने के बाद भी वो किसी ऐसे व्यक्ति से पुलिस वालों को नहीं मिलवा पाता है जिससे कि ये अच्छे से कह पाए कि जनाब यही वो बंदा है जो कि मेरा दोस्त है और जिसने की ये फोटो मुझसे मंगवाए थे। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स जब उसकी टैक्सी को ही चेक करने लगते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक चाकू मिलता है, एक रस्सी मिलती है, एक हथकड़ी मिलती है और मिलता ही है एक तार जो कि दोनों तरफ से पकड़ने की बनाई हुई थी उसने, और उसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये सारी ही चीजें देखते ही पुलिस वालों ने उसे सीधा ही पकड़ लिया। पकड़कर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर पूछताछ उसके साथ करने लगते हैं। और थोड़ी बहुत देर उसके साथ पूछताछ कर लेने के बाद जब उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लगातार वो मना करता जा रहा था, तो इस बात को कंफर्म कर लेने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उसके घर पर जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर उसके रूम की जब उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इसके बेड के नीचे एक बड़ी सी संदूक रखी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स उस संदूक को जबरदस्ती खोलने लगते हैं। इस टाइम इसके परिवार के सारे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे कि आखिरकार उनके लड़के ने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे ही उस संदूक को खोला जाता है तो उसके अंदर काफी सारी अडल्ट मैगजीन मौजूद थी, काफी सारी कैसेट मौजूद थी, जिन्हें की देखकर पुलिस वाले उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि हाँ भाई आखिरकार ये सब क्या है। तो उसने मना किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैसेट हैं, आप लोग बेवजह ही मुझे और मेरे परिवार को तंग कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस वालों ने उन कैसेटों को चलाना शुरू किया तो उसके अंदर काफी ज्यादा खौफनाक रिकॉर्डिंग की गई थी। एक लड़की को चारपाई पर बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट काटे जा रहे थे। सबसे पहले वो उसे टॉर्चर करता है, अपने जो उसकी गाड़ी में वो तार रखा हुआ था उससे उसके गले को घोट देता है, उसकी जान ले लेता है
और उसके बाद जो उसके पास चाकू था उससे वो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट काट रहा था। ये सारी ही रिकॉर्डिंग जब पुलिस ऑफिसर्स देख रहे थे तो उन्होंने अपने साथ आई हुई सारी की सारी महिला पुलिस ऑफिसर्स को बाहर भेज दिया था। और उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे जेंट्स पुलिस वाले मौजूद थे जो कि इन सारे ही सीन्स को नहीं देख पाते हैं और उसके बाद वहीं पर उल्टियां करने लगते हैं। उल्टियां करते करते वो लोग बाहर चले जाते हैं और उसके बाद जब उन लोगों ने लैम्पकॉन वान की तरफ देखा तो वो भी अपना सिर झुका लेता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने लगते हैं और उसके बाद तो वो भी मना नहीं करता है इन सारी ही चीजों से और उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रखी। उसने बताया कि इसकी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है। दरअसल इसके पिता ने 3 शादियां की है, उनकी 3 शादियों से इन्हें 10 बच्चे हो चुके हैं और ये इन बच्चों में सबसे बड़ा है। दरअसल इसके पिता काफी बुरे तरीके से इसे बचपन से ही पीटते आ रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसके शरीर पर अगर डंडे वगैरह वो मार रहे हैं तो कहां पर वो डंडा लग रहा है, इसे कितनी ज्यादा चोटें आ रही है। कभी कभार तो वो इतनी ज्यादा देर तक उसे मारा करते थे जब तक कि वो बेहोश ना हो जाता और जैसे ही वो बेहोश होता तो वो उसकी माँ को पीटना शुरू कर देते जब तक उसका गुस्सा बिल्कुल शांत ना हो जाता या फिर वो अपने घर से बाहर कहीं चले ना जाते। और बिल्कुल इसी तरीके के हालात में वो लगातार बड़ा होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा बड़ा होता है तो वो बाहर जाकर छोटा मोटा काम धंधा करने लगता है। उसके पास कुछ एक पैसे आने लगे थे और जब से उसके पास पैसे आने लगे थे तो काफी सारे चटपटे वो शौक पालने लगा था। दरअसल वो बाहर जाया करता था, वहां पर जहां पर भी रेड लाइट एरिया होता वहां पर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वो बिताता और उसके बाद वो वापस आ जाया करता था। इस टाइम उसके दिमाग में काफी कुछ चलता रहा करता था जिसके चलते वो अब अडल्ट मैगजीन खरीदने लगता है। कुरियर से उन्हें ऑर्डर किया करता था क्योंकि वो डायरेक्टली कहीं पर भी जाकर उन्हें नहीं खरीदना चाहता था। जब भी उसके पास वो मैगजीन आ जाती तो अपने आप को सेटिस्फाई करने की वो पूरी कोशिश किया करता था और उसके बाद उन सारी ही मैगजीन को वो अपनी उस संदूक में रख दिया करता था। उसके बाद अपने बेड के नीचे उस संदूक को रख देता। पूरा का पूरा दिन वो शांति से बिताया करता था। अब इसके घर वाले भी इसे ज्यादा कुछ नहीं कहा करते थे क्योंकि ये और लोगों से कम बातें किया करता था। इसका भाई इसके साथ इसके कमरे में ही रहा करता था लेकिन उसने उसे साफ साफ ये बात बोल रखी थी कि उसे इस संदूक को हाथ भी नहीं लगाना है। उसका भाई उससे काफी ज्यादा डरता था जिसके चलते वो उसे हाथ नहीं लगाता है। बाद में तो वो एक कैमरा खरीद लेता है। कभी कभार अपने घर पर आराम से बैठकर रूम को अच्छे से बंद कर लेने के बाद वो काफी सारी मैगजीन देखा करता था। उसके बाद अपना कैमरा लेकर यूं ही रात के समय पब्लिक टॉयलेट में जा पहुंचा करता था। गर्ल्स टॉयलेट में वो जा घुसता। वहां पर अगर उसे कोई महिला अकेले मिल जाती तो वो उसे चाकू की नोक पर ये बात कहता कि वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार दे। काफी सारी महिलाएं ऐसा कर दिया करती थी जिनके कि वो फोटो खींच लिया करता था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब एक महिला को ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और उसके बाद वो उसे वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। वो चिल्लाने लगती है। काफी सारे लोग यहाँ पर इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस वालों ने इस टाइम आकर इसे पकड़ लिया था और इसके ऐसे कारनामों को देखकर बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पर जब उसका केस चल रहा था तो ये बात साबित हो जाती है कि ये दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है और उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां पर लगभग 100-110 दिनों तक उसका इलाज चलता है और उसके बाद तो दोबारा से इसे फ्री छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद टाइम आता है 4 फरवरी 1982 का। इस टाइम तक ये टैक्सी चलाने लगा था और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और वहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार चैंग से हुई थी। उस टाइम उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, लगातार वो उल्टियां कर रही थी। तो उनके कोवर्कर्स ने एक टैक्सी को रुकवाया और उसमें उसे बैठा दिया और उस टैक्सी को चलाने वाला कोई और नहीं लैम्पकॉन वोन ही था। वो उसे अपने साथ टैक्सी में बैठा कर लेकर जा रहा था। उसने जब उससे पूछा कि वो आखिरकार वो जाना कहां पर चाहती है तो उस टाइम उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसने ये बात कही कि वो टैक्सी यहीं पर रोक दे। वो टैक्सी रोक भी देता है। टैक्सी से उतर कर वो बाहर भाग कर जाती है और वहां पर उल्टियां दोबारा से करने लगती हैं। लेकिन जब वो वापस आकर टैक्सी में बैठती है, लैम ने उसे यही बात पूछी थी कि वो कहां पर जाना चाहती है, लेकिन लगातार वो अपनी डेस्टिनेशन बदलती जा रही थी। और उसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो उसे एक काफी ज्यादा वीरान इलाके में लेकर जाता है और वहां पर उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। और आखिर में अपने साथ जो उसने एक तार ले रखा था उससे वो उसका गला घोट देता है। उसने इस टाइम चाकू भी अपने साथ ले रखा था और उसकी गर्दन को वो उसके धड़ से अलग कर देता है। इस काम को अंजाम देने
लेने के बाद जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और उसके बाद तो मानो इन सारी ही चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अपना कैमरा भी अपने साथ रखने लगा था और उसके बाद उसकी मुलाकात चैन मोन किट से होती है जो कि एक 22 साल की लड़की थी। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से किसी पब में काम किया करती थी। वो रात को अपनी टैक्सी में उसे बैठा लेता है लेकिन उसने पहले से ही सोच लिया था कि ये उसे उसके घर पर तो नहीं छोड़ने वाला, जिसके चलते जैसे ही एक वीरान इलाका आता है तो वो उसे भी अपने चाकू की नोक पर साइड में लेकर जाता है और उसके साथ दरिंदगी करने लगता है और आखिर में उस तार से उसका भी गला घोट देता है और साइड में ही उसने जो अपना कैमरा भी इस टाइम वो साथ लेकर चला करता था उसे सेट किया और उसके बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट वो काटने लगता है। चाकू के साथ जो कुछ भी वो उस टाइम कर रहा था उन सारी ही दरिंदगियों को वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और तो और वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था जबकि उन सारे ही प्राइवेट पार्ट को वो अपने साथ लेकर भी आने वाला था। बिल्कुल इसी तरीके से इस महिला को भी मार कर काफी ज्यादा बुरे तरीके से चीर फाड़ करके वो उसे वहीं पर फेंक देता है और बढ़ने लगता है अपने अगले शिकार की तरफ जो कि 29 साल की सना थी। वो इसे भी नहीं बकसने वाला था तो वो उसे भी पकड़कर अपने साथ एक वीरान सी जगह पर जाता है। वहां पर उसे एक खाट पर बांध देता है और उसका गला भी इसी तरीके से एक तार से घोट देता है। उसके बाद उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है लेकिन यहाँ पर वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था जबकि वो उसके पेट को भी बीच से काट देने वाला था। वो बीच से उसे काट देता है, उसके बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को वो बाहर निकालता है और उसके बाद उन्हें चाक कर देखता है कि आखिरकार ये खाने में कैसे लगते हैं। उसके अनुसार काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स को उसने वहां पर खा भी लिया था लेकिन जैसा कि उसे अपने सारे के सारे कामों को अंजाम देना था बाद में उस लड़की को खोलकर उसको और ज्यादा बुरे तरीके से मारकर वो वहीं पर फेंक देता है और उसकी जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी उस टेप को भी वो अपने साथ रख लेता है। उसका कहना था कि अभी तक उसने काफी सारी प्रोस्टिट्यूट को अपना शिकार बना लिया था लेकिन अब वो किसी आम लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता था और इसके तौर पर उसके हाथ लगती है 19 साल की लुंग वोंगशांग। दरअसल ये एक कॉलेज की लड़की थी जो कि रात को आने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। किसी और शहर से ये यहाँ पर आई थी लेकिन जैसे ही उसने इस टैक्सी को बुक किया तो उसका तो वही काम था कि उसे एक वीरान सी जगह पर ले जाकर वो उसे चाकू दिखाने लगता है। वो लड़की अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी जिसके बाद वो उसे डायरेक्टली नहीं मार देने वाला था जबकि उसके साथ अगली काफी देर तक वो वहीं पर बैठकर बातें करता रहता है और जैसे ही उसकी बातों से मन भरता है तो वो उसका भी बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल एब्यूज करके उसकी जान ले लेता है। इन सारे ही कांडों को वो लगातार अंजाम देता जा रहा था लेकिन उसका ये कहना था कि उसने सिर्फ और सिर्फ इन 4 लड़कियों को ही अपना शिकार बनाया है और किसी की भी जान उसने नहीं ली है। लेकिन बाहर अगर असल में देखा जाए तो अभी तक शहर से करीबन 15 से 20 लड़कियां गायब हो चुकी थी। या तो इसने उनका भी कत्ल किया था और सिर्फ ये बताना नहीं चाहता था और इसके जो टेप्स रिकॉर्ड थे उनके अंदाजे से तो यही लगता है कि जरूर इसने काफी सारी और लड़कियों को भी मारा होगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि जब पुलिस वाले इसके घर पर इसके कमरे में अपनी छानबीन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वहां पर और ज्यादा चीजों को, तभी वहां पर काफी सारे उन्हें जार मिलते हैं और उन सारे ही जारों को जब खोलकर देखा जाता है तो उनके अंदर काफी सारी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट रखे हुए थे। ये उन लड़कियों को सिर्फ मारा नहीं करता था जबकि इनके प्राइवेट पार्ट काट लेने के बाद उन्हें अपने पास स्टोर करके रखा करता था। तो पुलिस ऑफिसर उन सारे ही एविडेंस को इकट्ठा करके इसे कोर्ट में पेश करते हैं जहां पर कि जज ने जब उसके इन सारे ही कारनामों के बारे में सुना तो वो भी अंदर तक दहल जाता है कि आखिरकार कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। इसके अलावा वहां पर करीबन 4 से 5 साइकेट्रिस्ट भी बैठे हुए थे और उनमें से 2 साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि जरूर ये बंदा अपने दिमाग से पैदल है, इसका दिमाग हिला हुआ है, अच्छे से इसका इलाज नहीं हुआ है और यही कारण है कि इसने इन सारे ही कांडों को अंजाम दिया है। लेकिन बाकी बचे हुए 3 साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि इसने ये सारा ही कांड अपने होशो हवास में किया है तो इसे तो वही सजा मिलनी चाहिए जो कि एक आम इंसान को मिलती है, जिसके चलते जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन बाद में जब वो गवर्नर के पास अपनी अर्जी डालता है तो गवर्नर ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और आज के समय में भी वो जेल में ही मौजूद है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो इस बंदे ने कारनामे किए थे इसके लिए इसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी और जो कुछ भी इसने ये कांड किए हैं क्या इसके दिमाग में कोई दिक्कत थी या फिर ये शौकिया ही
इन सारे ही कांडों को अंजाम देता जा रहा था। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट डिजिटल अमीर को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।